नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की ईरान यात्रा की करेंगे, चाबहार पोर्ट समझौते की और साथ ही कारोबार के अलावा सियासी और रणनीतिक नजरिए से ये समझौता कितना महत्वपूर्ण है, इस पर भी चर्चा करेंगे। 15 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ईरान पहुंचा, जिसको कई मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ईरान और भारत के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, जिसमें रणनीतिक तौर पर अहम चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता भी शामिल है। दक्षिण ईरान के चाबहार बंदरगाह से भारत अफगानिस्तान और यूरोप तक संपर्क कायम कर सकेगा, वो भी पाकिस्तान से गुजरे बगैर। ये यात्रा और समझौता ऐसे समय में हो रहा है जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटने के बाद ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खोल रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में दो बड़े देश इजरायल और सऊदी अरब भी हैं। वो इसे किस प्रकार देखेंगे, उनकी प्रतिक्रिया कैसे होगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इस समझौते के बाद क्षेत्र की राजनीति में भारत की स्थिति क्या होगी, साथ ही अफगानिस्तान की मौजूदगी भी है चूंकि इस पूरी डील में, इस पूरे सौदे में, इसलिए दक्षिण एशिया की राजनीति में समीकरणों की बात जरूर हम करेंगे। अपने खास मेहमानों के जरिए इस मुद्दे को हम समझेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत मौजूद हैं। प्रोफेसर रह चुके हैं, JNU में डिप्लोमेटिक स्टडीज़ पढ़ा चुके हैं। और इसके अलावा दूसरे खास मेहमान मेरे साथ संजय कपूर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर हैं, हार्ड न्यूज़ मैगजीन के। इस पूरे जो क्षेत्र की राजनीति है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। शशांक हैं, भारत के पूर्व विदेश सचिव, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। और साथ ही मीना सिंह रॉय हैं, जो कि हेड हैं वेस्ट एशिया सेंटर की IDSA। इस सब के अलावा मेरे वरिष्ठ सहयोगी कुर्बान अली भी मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ इस दौरे पर गए हैं। तेहरान इस वक्त में मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से बातचीत करते हैं। कुर्बान साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि कारोबारी महत्व के अलावा जो चाबहार पोर्ट की बात है, जो इस समझौता अभी हुआ है, इसको रणनीतिक हिसाब से और सियासी नज़रिए से आप किस तरह से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है? जी आरिफा, जैसे आपने ख़ुद बताया कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी जो सामरिक महत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप जानती हैं कि चाबहार के पास ही गवादर एयरपोर्ट है, जिसके ऊपर चीन का नियंत्रण है। चीन ने पूरी तरह से उसे अपने कब्ज़े में ले रखा है और भारत के लिए अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान के बिना वो जाया नहीं जा सकता था। इसलिए चाबहार के ज़रिए से ये एक रास्ता खुला है। आप जानती हैं कि ईरान के ऊपर जो परमाणु कार्यक्रम था उसके चलते काफ़ी आर्थिक प्रतिबंध थे। तमाम पश्चिमी देश उन्होंने उसको एक दूसरे से कट ऑफ कर दिया था। भारत के ऊपर भी लगातार दबाव था कि भारत जो ईरान से सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर का तेल का आयात करता था, उसमें भी कटौती कर दी गई थी। इसके अलावा जो हम उनके साथ बार्टर सिस्टम था और हम उसके साथ आदान प्रदान करते थे चीज़ों का, उसको भी अमेरिका ने और दूसरे पश्चिमी देशों ने काफ़ी हद तक रुकवा दिया था। तो ये जो कल यहाँ समझौता हुआ है ईरान के राष्ट्रपति रूहानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चाबहार को लेकर के, इससे एक नई फ़ज़ा बनी है दोनों देशों के रिश्तों में, जो न सिर्फ राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से बल्कि सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए यहाँ बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में इसको देखा जा रहा है। ईरान से भारत के रिश्ते पिछले 10-15 सालों में बहुत तनावपूर्ण से थे। आप जानती हैं कि पिछले 15 वर्षों में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद द्विपक्षीय दौरे के लिए आने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे। तो अब वो भी माहौल जो कूटनीति में अड़चन थी वो भी काफ़ी हद तक दूर हुई है और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री ने यहाँ तेहरान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया इस संबंध में, जिसमें कि भारत से बहुत सारे फ़ारसी के विद्वान और कल्चरल एक्सपर्ट्स आए हैं। और अब बात की जा रही है कि राष्ट्रपति रूहानी जब भारत आएंगे तो उसके बाद ये सांस्कृतिक सहयोग भी काफ़ी बढ़ेगा। तो इस आर्थिक सहयोग की बुनियाद रखी गई है सांस्कृतिक सहयोग पे, और इसमें चाबहार को शामिल किया गया है। और चाबहार में न सिर्फ भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय समझौता है, बल्कि ये इसमें अफ़गानिस्तान को भी जोड़ा गया है। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति भी यहाँ आए और वो इस समझौते में शामिल होकर के उन्होंने इस द्विपक्षीय समझौते को त्रिपक्षीय बनाया। और इससे भारत का रास्ता न सिर्फ ये कि ईरान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों के लिए, बल्कि रूस और ईस्टर्न यूरोप के लिए भी खुल गया है। मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत को कोशिश करनी चाहिए कि अगर इस क्षेत्र में उसे एक अपनी जो रीजनल बैलेंस करना है और अपने हितों को आगे बढ़ाना है, तो ईरान के साथ
उसे दोस्ती न सिर्फ मजबूत करनी होगी बल्कि पूरी शिद्दत के साथ उसे आगे बढ़ाना होगा। आरिफा जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। साफ तौर पर जो बहस की एक भूमिका है वो बन गई है। पुष्पेश पंत जी, ये बताइए फिलहाल कि माना ये जा रहा है कि अभी तो फिलहाल हम ईरान और भारत की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें अफगानिस्तान जो है, जो तीसरा प्लेयर है और बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है, उसकी भागीदारी को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जब हम अफगानिस्तान की बात करें तो साथ साथ अफगानिस्तान की राजनीति, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी और तालिबान का भी। नहीं, आपने बिल्कुल खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया आरिफा जी। मुझे लगता है कि मैं माइनॉरिटी ऑफ वन हूँ शायद उन लोगों में। मुझे लगता है कि इस समझौते के सिलसिले में लगातार अफगानिस्तान का चर्चा करना मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। जितनी बार हम अफगानिस्तान का चर्चा करेंगे तो पाकिस्तान के मन में वो शक पुख्ता होगा कि हम एक दूसरा मोर्चा उसके खिलाफ खोल रहे हैं कि पाकिस्तान में यदि उसका मददगार चीन है तो हम उसको खारिज करने के लिए ग्वादर बंदरगाह को हम एक चाबहार बंदरगाह खोल रहे हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसा करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसका सिलसिला जिक्र बार बार न करें। मुझे लगता है आपने इस प्रोग्राम के शुरू में जो फरमाया कि अगर हम ये कहें कि चाबहार के रास्ते हमारा रास्ता खुल रहा है तुर्की के लिए, यूरोप के लिए, पूर्वी अफ्रीका के लिए, तो मेरे ख्याल में बहुत समझदारी की बात है। मगर जितनी बार हम ये कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान को बाईपास कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों में से हूँ जिनको लगता है कि पाकिस्तान लाख बुरा है, हमारा दुश्मन है, घुसपैठिए वहाँ से आते हैं। मगर पाकिस्तान के साथ अगर हमने लॉन्ग टर्म अमन का रास्ता अपनाना है तो शायद एक जो हम जब तापी की बात करते हैं तब तो हम कहते हैं कि जो तापी पाइपलाइन आएगी वो बरास्ता तो उसमें पाकिस्तान आएगी। तो अगर म्यूचुअल बेनिफिट होना है तो अब आप ये बताइए मुझे, चाबहार का जो बंदरगाह है उसकी सीधे सीधे कंपटीशन ग्वादर से होगी। तो ग्वादर से 140 किलोमीटर एक दूसरा बंदरगाह होगा जहाँ कई मिलियन बिलियन डॉलर का होगा और चीन भी वहाँ मददगार बन के आएगा। तो और क्या इसका असर पड़ेगा? और जो आपने शुरू में बात कही थी कि क्या इसका असर पड़ेगा सऊदी अरब पर, तो अगर आप ये कहें कि खाड़ी देशों तक हम वहाँ से पहुँचेंगे तो वो क्या खाड़ी देशों तक आप ईरान के बंदरगाह से पहुंच सकते हैं? और इस बंदरगाह के बारे में जहाँ तक स्ट्रेटजिक है तो एक कुछ लोगों ने भी शको शुबा उठाया है कि जो ईरान की रजीम थी वो यमन में कुछ असला भेज रही थी या कुछ सोमालिया के पायलट इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट को थोड़ा अंडर प्ले करें और इसके इकोनॉमिक को ज़्यादा तवज्जो दें, लेकिन इसका राजनीतिक जो महत्व है पुष्पेश जी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो राजनीतिक मुझे लगता है उस पर हमें चर्चा करना चाहिए कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते, लेकिन बिना नेगेटिव अप्रोच के, ईरान के साथ हमारे रिश्ते हजारों साल पुराने हैं और अब तक अमेरिकी दबाव में हमने ईरानियों को निराश किया था। आज हम अगर पहली बार ये कहें, मैं अपनी बात साफ कर लूँ, मुझे 30 सेकंड दें आप, कि अगर हम ये कहते रहेंगे ये ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट है, ये रीजनल अरेंजमेंट है, इससे कहीं बेहतर ये है कि हम आज ईरान को वो जगह अपनी फॉरेन पॉलिसी में दे रहे हैं, प्रायोरिटी जो मिलनी चाहिए थी शुरू से। हमारे उनके साथ जो सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं वो जो हमारे साथ उनके और इकोनॉमिक रिश्ते हो सकते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट वो, और यदि हमको ये बैलेंस करना पड़े तो मुझे लगता है कि हमको सऊदी अरब को ये बात समझानी पड़ेगी कि हमारे लिए आपसे कहीं अधिक अहम ईरान है और ये बात शायद हमको समझानी पड़ेगी। लेकिन ये बात इजराइल को, लेकिन क्या वाकई सऊदी अरब से लौट कर और फिर ईरान जाना, क्या ये अपने आप में एक स्टेटमेंट नहीं है प्रधानमंत्री का? मैं आपसे ये भी जानूंगी। और इसके अलावा चूंकि आपने अमेरिका की बात उठाई है तो ये भी मैं समझना चाहती हूँ कि कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इसमें अमेरिका की रजामंदी शामिल है कि अब चूंकि हमने न्यूक्लियर डील की है ईरान के साथ तो अब इस आपके लिए ठीक रहेगा, अब आप ईरान जा सकते हैं, अब ये डील आप कर सकते हैं। मैं आपसे समझूंगी इस बात को। शशांक जी, ये बताइए फिलहाल कि कुछ जानकार इसको इस तरह से भी दलील दे रहे हैं, इसमें 1947 में जिस तरह चीज़ें बढ़ गई, पाकिस्तान जो है वो एक हमारे लिए जाहिर है पड़ोसी हम नहीं बदल सकते और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जिसे गड़बड़ कही जा रही है कि उसे सुधारने की कोशिश के तौर पर चाबहार पोर्ट को लिया जा रहा है। यहाँ पुष्पेश पंत जी इस बात से सहमत नहीं है कि इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन लगातार जो है एक्सपर्ट्स इसको इस तरह से देख रहे हैं कि बिना पाकिस्तान के जाए हुए, पाकिस्तान के दखल के भी हम ईरान और अफगानिस्तान, खासकर अफगानिस्तान का जो एक्सेस है वो ले सकते हैं चाबहार पोर्ट को के जरिए। देखिए, ऐसा है कि सन 47 तक हमारे इच्छा रहती थी कि अडन तक एक तरफ और दूसरी तरफ सिंगापुर तक भारतीयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहा था। लेकिन 47 के बाद से पहले हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में खाली सोचना शुरू किया और अब खाली हिंदुस्तान के बारे में ही सोचते हैं, अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में सोचते हैं, जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उनको देखते हैं कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ वहाँ पर की जा सके। तो बहुत अच्छी बात ये करी है प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे नेबरहुड पॉलिसी के मातहत उन्होंने एक्सटेंडेड नेबरहुड में फिर से आगे बढ़े हैं और साथ में अगर अमेरिका और देशों को भी उसमें मिला लिया है और सऊदी अरेबिया को भी वहाँ होकर आ चुके हैं, तो उनको भी इसमें कोई किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि अगर ये पूरा दक्षिण एशिया का हिस्सा है, यहाँ पर अमन, शांति और आर्थिक प्रगति हो।
और एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह के यहाँ पे एनर्जी के इतने भंडार हैं और हम आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। अब देखिए चीन जो है लगातार एक के बाद एक अपनी पाइपलाइंस वगैरह सेंट्रल एशिया से या और मुल्कों से बढ़ाने में लगा हुआ है। हमने जो है यहाँ तक करा कि बर्मा के पास में जो हमारे A3 गैस फील्ड था वो भी हमने चीन को दे दिया है, और जो OVL का हमारा गैस का भंडार है वो पाइपलाइन चीन को दे जा रही है। अब ईरान में अगर अब इस प्रकार से जो ये बात चली है कि चाबहार जो किसी ज़माने में अमेरिकन्स का मेन पोर्ट होता था एशिया में, अगर वो ईरान वाले मानते हैं कि भारत के साथ में मिलकर वहाँ पर उसको जो है अच्छे तरीके से एक, चाहे सेंट्रल एशिया के लिए हो, चाहे अफ़गानिस्तान के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, उसको जो है बहुत बड़ा पोर्ट माना जा सकता है। तो इसमें भारत की सहयोग जो है मैं कहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले ज़माने में हम लोग बात करते रहते बंदर अब्बास की, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में। और बंदर अब्बास जो बहुत ही बिजी पोर्ट है, वहाँ पर जो है 20 एक दिन तक तो जहाज़ वैसे ही खड़े रहते हैं कि उनको जो है सामान उतारने का नहीं समय मिलता है। अगर चाबहार में अगर हम लोग पूरे तरीके से अपने मेहनत करके वहाँ पर पोर्ट्स वगैरह, जेटीज़ वगैरह बनाते हैं और ईरान उसमें सहयोग देता है, तो मेरे ख्याल से ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि एक जैसे मोदी साहब ने कहा है कि 50% तक तो हमारे सब चीज़ों का उसका टैरिफ्स वगैरह उसके वो रेट्स कम हो जाएंगे हमारे कमोडिटीज़ के आने जाने के। दूसरा जो समय है, कम से कम सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में 15-20 दिन का उसमें समय बच जाएगा। तो जो बिल्कुल हमको लगता था कि भारत जो है एक प्रकार से, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, या हमारी अपनी मेंटालिटी हो, हमने अपने को बिल्कुल एक कोने में रख लिया था, तो लेकिन शशांक जी बचा सकते हैं। शशांक जी, इसमें बार बार जो जोर दिया जा रहा है वो पाकिस्तान वाले कोण पे जो दिया जा रहा है। हेडलाइंस अगर आप अखबारों की देखें, अभी आप देखें कॉलमनिस्ट जिस तरह से लिख रहे हैं, कमेंटेटर जो बोल रहे हैं, क्या ये नज़रिया जो है, पुष्पेश पंजी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन क्या आप इस नज़रिए को एंडोर्स करेंगे कि पाकिस्तान की बिना मदद के या पाकिस्तान को नज़रअंदाज करते हुए भारत निकल सकता है और अफगानिस्तान तक एक्सेस पा सकता है? और ख़ासकर इसको इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए कि जो आतंकवाद की जो लड़ाई है, अफगानिस्तान से जिस तरह का एक्सट्रीमिज़म उभर रहा है, उस सब के मद्देनज़र पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके भी या पाकिस्तान को लांघ कर भी जो है भारत जा सकता है अफगानिस्तान। क्या इसको इस नज़रिए से समझना ज़रूरी है? नहीं, हमें समझना चाहिए कि पिछले 10 साल में क्यों नहीं हमारे रिश्ते ईरान के साथ में बढ़ पाए, या चाबहार के बारे में या कुछ और जो हमारे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स थी ईरान के थ्रू नहीं हो पाई। एक तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, कोई बात नहीं है। दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका और देश हैं पश्चिम के, उन्होंने ये कहा कि एक तो पाकिस्तान का उसमें डिसाइसिव रोल रहेगा, और दूसरा उनके अपने जो ट्रूप्स को विड्रॉ करने की प्रायोरिटी थी। तो अफ़गानिस्तान के अपने यहाँ जो इंटरनल अगर वहाँ पर अमन शांति और वहाँ पे प्रोग्रेस की बात होती, उसका कोई मतलब नहीं था। खाली अमेरिकन ट्रूप्स को कैसे सेफली निकाला जाए, वो प्रायोरिटी थी। अब चूंकि अफ़गानिस्तान प्रायोरिटी बन गया है अपने आप से, तो उसमें आवश्यक है कि जो इंडिया ने $2 बिलियन वहाँ अफ़गानिस्तान में लगाए हैं, और पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि हाँ, अफ़गानिस्तान की चीज़ें भारत आ सकती हैं, लेकिन भारत से वो पाकिस्तान के होते हुए नहीं जा सकते अफ़गानिस्तान। तो अगर दुगना टैरिफ लगेगा ट्रांजिट कॉस्ट में, तो कौन भला वो व्यापार बढ़ सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान खुद हमको इस तरीके से इस दिशा में मोड़ रहा है कि हम ईरान के थ्रू जाएं और किसी तरीके से उस रास्ते को इतना मजबूत बनाएं कि वहाँ पे आराम से सामान जा भी सके, कम समय लगे और कॉस्ट भी इसमें जो है रीजनेबल रहे। संजय कपूर जी, ये बताइए, फिलहाल कि ये भी बताया जा रहा है कि पिछली एनडीए सरकार ने इसको शुरू किया था, अब दूसरी एनडीए सरकार जो है इसे मंजिल तक पहुंचा रही है। आईएईए के बाद से भारत, जिस तरह से भारत ने खिलाफ वोटिंग की ईरान की, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि अब बेहतर होने की दिशा में ये पहला कदम है और बहुत ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। क्या इसमें एनडीए सरकार को भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि खुद नितिन गडकरी जो है उन्होंने एक पर्सनल इसको अपना एक उद्देश्य बना लिया था? इस तरह की खबरें भी छपी हैं। आपको लगता है कि मोदी सरकार की पीठ ठोकरी जानी चाहिए इस कदम के ऊपर? देखिए, जो फाइनली साइन करता है डील या एग्रीमेंट, उसको पूरा हक बनता है कि उसकी है ना उसको श्रेय जाए इसका। परंतु आपको जैसे कि शशांक साहब ने बोला और पंत जी ने भी बोला, प्रोफेसर पंत ने बोला कि ये पूरा उस समय इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान के ऊपर, और हिंदुस्तान के ऊपर दबाव था कि तेल की जो खरीद है उसको कम करा जाए और जो और भी रिश्ते हैं उसको स्केल डाउन करा जाए। उस माहौल के अंदर कोई भी संबंध बना के रखना संभव नहीं था। तो जैसे ही है ना P5+1 डील साइन हुई और ईरान फिर से इंटरनेशनल ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट हुआ, तो उसके चलते हुए नितिन गडकरी वहाँ गए थे। अगर आप देखें टाइमिंग, तो सब उसी के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और आज की तारीख में अगर आप देखें कि जिस तरीके से हिंदुस्तान भी ईरान के साथ गया है, तो उसमें एक अमेरिका, खास के ये जो डेमोक्रेटिक रिजीम है ओबामा साहब की,
वो चाहती है कि किसी तरीके से उसको इसको फास्ट ट्रैक कर दें जिससे कि वापस कोई इसको डिरेल ना कर पाए। तो वहाँ पे अमरीकी जितने भी उद्योगपति हैं इस समय पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको खौफ है कि ट्रंप साहब की सरकार आई या फिर दूसरी सरकार आई तो उनका ईरान की तरफ क्या नज़रिया होगा। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जापान के माध्यम से इन्वेस्टमेंट हो जाए। एक उन्होंने साउथ कोरिया, जो कि वो भी अमेरिका के कहलाई है, उसके साथ है ना ईरान के साथ एक पाइपलाइन ओमान के साथ उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरीके से हिंदुस्तान, जापान, साउथ कोरिया जो भी है उसमें किसी तरीके से ईरान को वो रास्ते पे लगाना चाहते हैं और उसको इस मुकाम तक पहुंचा देना चाहते हैं कि जिससे कि जो पूरा अग्रीमेंट हुआ है उससे ईरान सेटल हो जाए। परंतु कहने के उसके बाद साथ साथ जो और भी उसमें जो सामरिक जो पहलू हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि ये जो पूरा अग्रीमेंट है ये आतंकवाद के खिलाफ है। जब आप बोल रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ है तो आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? आतंकवाद आ रहा है पाकिस्तान से आ रहा है, अफगानिस्तान के अनगवर्न एरिया से आ रहा है। तो उसको आप बाईपास करके जाना चाहते हैं और जब आप बाईपास कर रहे हैं तो उसका नतीजा साफ दिखाई पड़ेगा कि पाकिस्तान और जो चीन है उनमें कुछ हद तक नाराज़गी दिखाई पड़ेगी। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो हमारा एक अलेस्ड जो कि RNAW का एक एजेंट था उसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो चाबहार में ही बिजनेस करा करता था। तो उसकी जो सिंबॉलिज्म है उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। बहुत दिलचस्प बात है जो आप कह रहे हैं। जो है ना प्रोफेसर पंत कह रहे हैं कि हमको जो सामरिक मुद्दा है और सिर्फ हम लोग जो व्यावसायिक मामला है उस तक सीमित, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें उखड़ के आ सकती हैं। तो आप पर मुझे लग रहा है कि ये जो गल्फ ओमान के अंदर चाबहार है इसकी अगर इसको संभाला नहीं गया तो कुछ हद तक जैसे साउथ चाइना सी के अंदर जो हलचल हम लोग को बीच बीच में सुनाई पड़ती है चाइना के बारे में, क्योंकि चाइना का नज़रिया काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट है और हम अगर उसको ज़रा सा क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ हद तक इस तरीके की हरकत नहीं। और चीन जो है वो ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तेल का प्रोक्योरर जो है वो चीन है और भारत उसके बाद दूसरा है। रहील शरीफ बार बार यही कहते रहे थे कि हमारे ऊपर हिंदुस्तान का जो आक्रमण है वो है ग्वादर और काश्तगर कॉरिडोर के ऊपर, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो किस तरीके से बोलते हैं इसको, किस तरीके से अग्रीमेंट को है। पर जैसे किसी ने ट्वीट करा था कि अगर आप गौर करिए तो ये समझौता है हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है। जी हाँ। मीना सिंह रॉय, बताइए कि बहुत दिलचस्प बहस ये हो गई है फिलहाल कि इसमें न सिर्फ कि जो उस क्षेत्र के जो देश हैं वो शामिल हो रहे हैं बल्कि दूसरे भी जगहों में जो है दूर जो देश हैं, जो एक्सटेंडेड नेबर्स हैं, उसके अलावा भी चीन जैसे देश भी शामिल हो रहे हैं कि ईरान के लिए किस तरह से इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ फिलहाल कि इजराइल किस तरह से देखेगा ईरान के साथ इस डील को। इससे पहले सऊदी अरब जो है वहाँ हालांकि प्रधानमंत्री पहले ही अपना दौरा ख़त्म करके आ चुके हैं। शायद ये भी एक रणनीतिक तरीके से जो है इसको प्लान किया गया होगा। लेकिन ये मुझे बताइए कि भारत और इजराइल के रिश्ते भी पिछले 2 साल में शायद बहुत मजबूत हुए हैं उन 10 सालों के मुकाबले जो UPA सरकार के दौरान हुआ है। ऐसे में बहुत ज़्यादा जोर देकर, बहुत प्रकाश डालकर जिस तरह से इस पूरी डील को हमारे सामने पेश किया गया है, इसके ऐतिहासिक नेचर से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इजराइल इसको किस तरह से देखेगा? देखिए, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था जो मैं सुन पा रही थी। मेरा ये मानना है कि ईरान के साथ जो हमारे संबंध हैं इनको हमें एक यूनिक तरह से देखना चाहिए। जहां तक आपने ये प्रश्न किया है कि इजराइल इसको कैसे देखेगा, इंडिया और इजराइल के जो रिलेशनशिप रहे हैं वो अपने में एक अलग बायलैटरल रिलेशनशिप रहा है। हालांकि उनको ईरान के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और ये है कि ये नोन चीज़ है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो अब सऊदी अरेबिया और ईरान के जो प्रॉब्लम्स हैं रीजन में वो भी काफ़ी लोगों को पता है। बट जहां तक हम लोगों का अप्रोच होनी चाहिए उसको एक बायलैटरल तरीके से देखना चाहिए। अगर आप पहले भी देखेंगे जो हमारे संबंध ईरान के साथ रहे हैं, हमने उनको इजराइल और सऊदी अरेबिया से अलग रखा है। हमने इनको एक मतलब अप्रोच जो हमारी रही है ईरान के साथ बायलैटरल रही है और ये ट्रायलैटरल उस सेंस में रही है कि अगर हम पुरानी सिक्योरिटी सिचुएशन को देखें तो उस समय हमने ईरान, इंडिया, रशिया, अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी मामले थे उस वक्त हमने मिल के काम किया है सबने। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, जो हमारे अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटी है, उनके बेसिस पे हम
अपने ईरान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और उसी नजरिए से इसे देखना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसका रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। मेरा ये मानना है कि अब जो जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, जियो इकोनॉमिक्स को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं रीजनल कनेक्टिविटी की, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट इंडिविजुअल कंट्री में। तो अगर हम वो अप्रोच रखेंगे, मैं सहमत हूँ प्रोफेसर पुष्पेश पंत से कि हमें जो है वो डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, ये जो इश्यूज हैं इनको महत्वता देनी चाहिए। जहां तक इजराइल और लेकिन मीना सिंह रॉय जी, क्या ये सब चीजें सियासत से तय नहीं होती? क्या इनको आइसोलेशन में देखा जा सकता है? नहीं, देखिए जियो पॉलिटिक्स तो आप अगर देखेंगे हर जगह है। अगर हम इस वक्त ये देखें कि हमें आखिर हम यहाँ सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट था वो है पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया या पाकिस्तान, वो जाने का है। लेकिन वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने कभी वो अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं और वो देना भी नहीं चाहते हैं। ये एक सच्चाई है। लेकिन मतलब इसको बार बार रिपीट करना कि वो नहीं दे रहे, हमें अपने लेवल पे हमारे अपनी जो इंटरेस्ट हैं हमें उनको परसू करना चाहिए। हमारा नेशनल इंटरेस्ट जिसमें सर्व होता है उसको हमें परसू करना चाहिए। प्रोफेसर पाकिस्तान अगर हमें रास्ता समय मेरे पास कम है, बस आखिरी 2 मिनट बचे बैठ के। जी हाँ। प्रोफेसर पंत, ये बताइए फिलहाल कि अब जिस मुहाने पे फिलहाल अफगानिस्तान खड़ा हुआ है, अभी तालिबान के जो मौजूदा चीफ थे वो मारे गए हैं, दूसरे बदले गए हैं या नहीं बदले गए हैं, जो भी कुछ खबरें आ रही हैं, ऐसे में जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म, जो चरमपंथ, आतंकवाद अफगानिस्तान से निकल रहा है, ईरान हम जानते हैं कि 9/11 के बाद उसने अमेरिका का साथ दिया अपने रणनीतिक हितों के खिलाफ जाते हुए भी, तालिबान के खिलाफ। ऐसे में ईरान की मौजूदगी इस पूरे क्षेत्र में अफगानिस्तान के मद्देनज़र भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद देख रहे हैं? मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे आपने शुरू में कहा, अगर अमेरिका इसके लिए राज़ी है कि अब हिंदुस्तान और ईरान करीब आ सकते हैं, और कपूर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे, जब तक ईरान पर सैंक्शंस थे तब तक हिंदुस्तान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। आज अगर ये मौका मिल रहा है तो हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और मुझे लगता है मोदी साहब ने ये मोमेंटम जनरेट किया है कि वो सऊदी अरब भी गए हैं, वो अमेरिका भी अब जाने वाले हैं, वो ईरान जा चुके हैं और इसराइल से बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हो रही है। और आपको लगता है कि विदेश मंत्री तो जा ही चुकी हैं, अब तो प्रधानमंत्री की बारी है इजराइल जाने की। हाथी के पाँव में सारे पाँव है। अगर मोदी जी जहाँ चले गए तो बेचारे विदेश मंत्री के जाने आने से कोई खास फर्क उस तराजू के पलड़े पर पड़ता नहीं। मगर जो मीरा सिंह रॉय कह रही थी, मुझे लगता है कि बेहतरी इसमें है कि हम फोकस ईरान पे करें और बार बार ईरान के जिक्र में हर वक्त कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी चीन को न लाएं, जिक्र करें यूरोप का, सेंट्रल एशिया का। मुझे लगता है संजय, मुझे ये बताइए फिलहाल कि ईरान के साथ साथ इराक, लेबनान, सीरिया, इन सब पे जो इन्फ्लुएंस है ईरान का, आपको लगता है कि ईरान के जरिए भारत का प्रभाव इन क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, चाहे कारोबारी देखें या सामरिक देखें? देखिए, ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, ये अरब कंट्री की तरह नहीं है। इसका बहुत एजुकेशन हो या तमाम चीज़ों, इसमें काफ़ी इनका इन्वेस्टमेंट रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ईरान का प्रभाव बढ़ेगा, तो जो वहाबी इस्लाम का जो इन्फ्लुएंस था 1979 के बाद, जब से कि सोवियत इंटरवेंशन हुआ, उस पर कमी आएगी। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है कि हमारे सिविलाइजेशनल लिंक्स को बढ़ाने की बात करी है। और जैसे जैसे अफ़गानिस्तान और इन सब इलाकों में पड़ेगा, तो जैसे हिंदुस्तान ने वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस करी, तो एक जो मॉडरेट फोर्सेस है उनको ताकत मिलेगी। और जो ताकत काफ़ी हद तक कम हो गई थी क्योंकि अमरीकी सैंक्शंस थे और सऊदी अरेबिया को अमेरिका के से तरजीह मिल रही थी कम्युनिज्म को लड़ने के लिए, और जो पूरा जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर था बदला हुआ था। हम जो देख रहे हैं एक पैराडाइम शिफ्ट, जिसमें कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया और ईरान को 1979 के पहले जो उसकी 2 पिलर्स ऑफ मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स या उनकी फॉरेन पॉलिसी का होते थे 2 पिलर्स, उनको वो रिस्टोर करना चाहता है। उसमें आसानी नहीं होगी, इसमें काफ़ी तकरार होगा, सऊदी अरेबिया भी तैयार नहीं होगा, कई सारी चीज़ें होंगी, परंतु वो एक प्रोसेस चालू होगी। बिल्कुल। और शेख निम्र एपिसोड के बाद खासकर जिस तरह से रिश्ते बिगड़े हैं ईरान सऊदी अरब के, उसके मद्देनज़र भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। मैं चाहती थी शशांक जी इसका जवाब दें, लेकिन समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो साफ तौर पर जिस तरह से मेहमानों ने यहाँ पर कहा कि ईरान को खासकर इस मद्देनज़र न सिर्फ एक देश की तरह बल्कि पूरे एक सभ्यता की तरह देखना जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 15 सालों बाद अब जब रिश्ते नई सतह पर आ गए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे क्षेत्र की राजनीति में भी भारत को एक बेहतर जगह मिलेगी। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।